नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन की। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की पहली क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने जो मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं भारत में उनके बारे में हमने पढ़ा। और जो आज हमारी क्लास होने वाली है उसमें पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसका एक टेलीग्राम भी चैनल है, ठीक है, जिसपे हम करंट का कुछ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, कुछ पोल्स वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि अभी हमारी टीम में मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही मैं मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ। तो अभी हमारी टीम में कोई ऐसा मेंबर है नहीं कि जो हम डेली आपको करंट की वीडियो प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक हमारा दूसरा चैनल है, कोलैब चैनल है, ठीक है। तो हम वहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स है उसका मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। और उसके मतलब जो हमारी कुछ 5, 6 या 7 दिन की हम वीडियो बना करके यहाँ अपने चैनल पे भी डाला करेंगे, कभी कभी जैसे वीकली डाला करेंगे, ठीक है। जैसे यानी पूरा मैटर जितने वीक में बना है, जितनी करंट अफेयर्स बनी उसका पूरा वीकली मटेरियल डालेंगे, लेकिन उस चैनल पे आपको डेली की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनकी एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। और हमारा चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है ये। तो साथियों चल रहा है हमारा टॉपिक ऊर्जा संसाधन और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम आधी से ज़्यादा ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है और जैव विविधता वाला है, वन्य जीव वाला है। तो ये कुछ थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, तो बड़े ध्यान से देखें। और आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स की जब बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक रिसोर्स है, वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रिसोर्स है एनर्जी का, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सर्वाधिक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कि किन चीजों से ऊर्जा हमें मिलती है, तो वो मिलती है एक तो हमारी जो पृथ्वी के गर्भ में जो भी खनिज हैं उनसे मिलती है, और कुछ और जो वाटर है, ठीक है, हवा है, इन सारी चीजों से एनर्जी हमें मिलती है। तो हम इनको क्या है थोड़े कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम किस में रखें। एक तो होती है ऐसी चीजें जो खत्म हो जाएंगी हमारी पृथ्वी पे, ठीक है, अगर हम उनका यूज करते रहेंगे तो। और कुछ ऐसी चीजें उनको हम कितना भी यूज कर ले कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो इस हिसाब से हम इनको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊर्जा संसाधन में जो पहले हम बात करते हैं खनिजों के द्वारा कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और जल, ठीक है। ये हमारे खनिज हैं जो हमें पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं, इनके द्वारा हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और हम बात करें जीवाश्म ईंधनों की, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो कोई जैसे मनुष्य पशुओं के अवशेष हैं और सड़ी गली कोई चीजें हैं, पौधे हैं, पादप हैं, इन चीजों जो भी ये चीजें पृथ्वी के नीचे दफन हो जाती हैं तो ये जीवाश्म बन जाते हैं, ठीक है। तो इनसे ही मतलब जो ईंधन बन जाता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है लाखों वर्षों की। का जो जीवाश्म लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहे, उनके ऊपर प्रेशर लगता रहे पृथ्वी का, और टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा, जो भूताप होता है, जो जियोथर्मल होता है, ठीक है, यानी भूताप की वजह से, और टाइम, ठीक है, ये तीनों चीजें पैरेलल में चलती हैं। तो इनसे जो प्रोसेस होती है तो उससे बनते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम ऊर्जा संसाधन है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब रिन्यूएबल और अनवीकरणीय का मतलब है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, और इसका मतलब है रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिन चीजों को हम रिन्यू कर सकें, यानी कि पुनरावृत्ति जिन चीजों की हम कर सकें, यानी जो सोर्सेज हमारे खत्म नहीं होंगे, ठीक है, उनका हम बार बार यूज करते रहें, ठीक है, कंटिन्यूअस। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये चीजें हमारे पास सीमित मात्रा में, अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे ये चीजें हो सकता है हमें कम हो, मतलब कमी आ जाए इन चीजों की, ठीक है। तो इनमें हम कौन कौन सी चीजों को रखते हैं, ये जो हम इसमें सोर्सेज रखते हैं, पहला है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है हमें, जो हमें सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसके द्वारा हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरी है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी,
विंड एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? जो हवा हमारी चल रही है चारों तरफ एनवायरनमेंट में, उस हवा को कलेक्ट करके हम उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन सब के टॉपिक वाइज मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है और जो पवन ऊर्जा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, सारी चीजें मैं आपको विद डिटेल बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल विद्युत की, यानी कि हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर ये बनता है जल से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस किससे बनता है? जो हमारे जैव अपशिष्ट हैं और जो भी हमारे कचरा वगैरह जो कुछ होता है उससे अपशिष्ट से बनते हैं बायोगैस। ठीक है, फिर भूतापी ऊर्जा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर जितनी ऊष्मा है हम उसका उपयोग करके जियोथर्मल इसको बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, फिर है हमारी कचरे से उत्पादित ऊर्जा, यानी कि इसको भी जैव ऊर्जा में लेते हैं। ठीक है, और फिर आती है हमारी नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है? जो हमारे समुद्र में लहरें आती हैं, लहरों का जो वेग होता है, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? नॉन रिन्यूएबल की। उसमें आते हैं हमारे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस। ठीक है, ये चीजें किससे बनती? जो जीवाश्म ईंधन है हमारा, उससे प्राप्त होती है हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, थोरियम जैसे कुछ और पदार्थ हैं जिनसे हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सेल गैस क्या है? जो पर्वतों के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी सीमित मात्रा में है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है? जो चीज हमारे पास सीमित मात्रा में है हम उसी का यूज सबसे सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास हम तकनीक है, उस तकनीक से सिर्फ हम इन चीजों से ही सर्वाधिक एनर्जी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जिन चीजों से हमारी अपार संभावना है एनर्जी प्रोडक्शन की, उन चीजों के लिए हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं है, इसलिए हम उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में चीजें बदल रही हैं। ठीक है, चीजें बदलने से क्या होगा? ये जो डिपेंडेंसी हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर, ये कम हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या है कि हमारे रिसोर्सेज बचे रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये जो नवीकरणीय स्रोत है, इसमें देखते हैं हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी जिन चीजों को हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे देश में? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कोयले की खानों की। तो कोयले की खान जैसे पाई जाती है हमारी यहाँ पर असम वाला जो क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसमें कुछ क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर तमिलनाडु में भी है। तो इनको क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। ये जो आपको पूरा मैप दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का मैप में, तो ये पूरा हमारे कोयले क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा पूरा कोयला क्षेत्र है। ये नेवली तमिलनाडु में है, ये कुछ गुजरात वाला क्षेत्र है, इसमें पलाना राजस्थान वाला क्षेत्र है, और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भी हिमालय के जो अवसाद हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, परंपरागत में कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। परंपरागत मतलब जिन चीजों की यानी एक तरीके से परंपरा चल रही है, इन चीजों से हम मोस्टली प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत में यानी जो चीज हमारे चलन में नहीं है, जो हमारी परंपरा में नहीं आ रही है, जो कि नॉन कन्वेंशनल है हमारे लिए, वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, महासागरीय लहरें और बायोमास। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। ठीक है, हम कोयले की बात करते हैं सबसे पहले। तो कोयले को कहते हैं ब्लैक डायमंड। कोयला कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के नीचे पाया जाता है और काफी गहराई में मिलता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? जो भी हमारे जीवाश्म है, ठीक है, यानी पशुओं के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, कुछ कचरा है, ये सारी चीजें जमाव हो जाता है इनका। ये मोस्टली जमाव कहाँ पे होता है? ये होता है हमारी जो नदी घाटियां हैं उनमें, जो नदियों के साथ में ये चीजें बह करके आती हैं, और ये एक तरीके से अवसाद जमते रहते हैं। और टाइम के साथ साथ जब इनके ऊपर कोई लेयर आती चल जाती है मिट्टी की, ठीक है, तो उस लेयर के नीचे जो भी एनर्जी, जो कि हीट है, ठीक है, हीट है अपनी जो धरती की उससे, और प्रेशर है, ठीक है, इन सब चीजों से उन पे एक फोर्स लगता रहता है और उससे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने में टाइम लगता है कई मिलियन वर्षों का। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन से बनते हैं और इसको कहते हैं ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड क्यों कहते हैं? थोड़ी महंगी चीज है, और हमारे हिंदुस्तान में जो सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है बिजली का, वो कोयले से हो रहा है, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग लोह इस्पात में भी होता है, यानी कि जो भी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं उनमें इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो प्रगलन किया जाता है उनको पिघला करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है लोहे को, तो उसके लिए हीट की आवश्यकता होती है। तो कहाँ से मिलती है? हमें कोयले से।
ठीक है। वाष्प इंजन यानी कि जो स्टीम इंजन चलते थे हमारे, जो ट्रेनें खींची जाती थी इनसे, उनमें इनका उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन में होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन में कैसे, जो जियो थर्मल प्लांट है, सॉरी जो थर्मल पावर प्लांट है, उनमें कोयले का उपयोग होता है, ठीक है। फिर भारत में सबसे पहले जो कोयले का उत्खनन का कार्य हुआ वो कहां पर हुआ, वो हुआ था हमारे रानीगंज में, जो कि कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। 1744 में इसका सबसे पहले कोयले का उत्खनन हुआ अंग्रेजों के काल में, ठीक है। उसके बाद फिर 1956 में जब हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, आजाद हो गया हमारा देश, उसके बाद में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 1975 में CIL की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद सुचारू रूप से उनका उत्खनन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उत्पादन स्टार्ट हुआ ढंग से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयले के प्रकारों के बारे में। कोयले के प्रकारों को हम थोड़ा सा चार भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसकी जो हीट की जो इसमें जो हीट पाई जाती है, ठीक है, एक तो इसकी हीट के आधार पे और एक शुद्धता के आधार पर, दो टाइप हो गए इसमें, ठीक है। इन चीजों के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें चार है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। पीट कोयला कौन सा है, बिटुमिनस कौन सा है, एंथ्रासाइट कौन सा है और लिग्नाइट कौन सा है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। यानी मैंने कोयले की आपको प्रोसेस बताई कि नदियों के साथ में जो अवशेष बह करके आ रहे हैं, ठीक है, उन अवशेषों से जो अवसाद जो आ रहे हैं वो जमा हो रहा है उनका कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और वो धरती के अंदर कहीं ना काफी टाइम के बाद में ये थोड़े नीचे धंसते जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर और लेयर आती जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस हम सबसे पहले देखते हैं पीट कोयले की, तो इसमें नए अवसाद हैं, ये सारे के सारे नए अवसाद हैं, यानी दलदली अवसाद हैं। इनमें बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इनको जलाएंगे तो इनसे धुआं निकलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इनमें नमी है, ठीक है, और कार्बन की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि इनको टाइम बहुत कम हुआ है जमे हुए। तो जैसे आप कभी किसी ग्रीन ट्री को जलाओ तो उसमें से धुआं ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज कम है, ठीक है, तो इसलिए उसमें से धुआं ज्यादा निकलेगा। तो ये जो पीट कोयला है इसका भी वही टाइप है, इसमें से धुआं ज्यादा निकलेगा और इसमें कार्बन कैपेसिटी कम है, ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा टाइम इंटरवल थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कुछ मिलियन वर्षों का टाइम इंटरवल बढ़ा, इसके ऊपर थोड़ा और प्रेशर लगा, थोड़ी सी ताप और झेली धरती के अंदर की, ठीक है, जो जियो हीट है वो थोड़ी सी इसने और झेली, तो उसके बाद ही लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या परिवर्तन आया, इसमें परिवर्तन यहाँ तक आने में इतना आया कि इसमें जो परसेंटेज है वो 40% तक बढ़ गया कार्बन का, ठीक है, परसेंटेज बढ़ गया। तो इसमें जो धुआं है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, हीट है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये चीजें यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में फिर थोड़ा और टाइम हम देते हैं, तो उसके बाद में फिर सब बिटुमिनस और बिटुमिनस बनता है, यानी कि यहाँ पर 60% के समथिंग इसकी कार्बन की इसमें प्रतिशतता होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि टाइम इंटरवल है उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। टाइम इंटरवल के हिसाब से हम यहाँ पर पहुंचे, यानी कि 50-60 मिलियन वर्ष पुरानी जो अवसाद हो गई उससे बिटुमिनस मिला हमें। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम 80% और 90% पर कार्बन पर हम पहुंच जाते हैं। वो आ जाता है हमारा एंथ्रासाइट, यानी कि जो बिल्कुल कठोर कोयला है वो हमें प्राप्त हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गहरा में प्राप्त होता है, क्योंकि 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले जो अवसाद जमे थे, जो जीवाश्म जमा था, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आती गई, ठीक है, और टाइम के हिसाब से, हीट के हिसाब से और प्रेशर से वो कोयले में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो हमें कार्बन के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने देख लिया कैसे बना कोयला। जो पहला पीट कोयला है उसमें क्या होता है, नमी अधिक होती है और कार्बन की मात्रा 40% कम है, ठीक है। इसको निम्न कोयला कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग कम होता है, दलदलों में क्षय होते पादपों से बनता है, ठीक है, यानी दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जो नए अवसाद हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। उसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है और इसको कहते हैं भूरा कोयला, क्योंकि पहले ये दलदली है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जमाव होगा तो इसका ब्राउन कलर हो जाता है, इसको कहते हैं भूरा कोयला। क्योंकि पीट जो कोयला है वो थोड़ा टाइम इंटरवल में लिग्नाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मुलायम है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसमें लचीलापन है और इसमें थोड़ी सी नमी भी है, ठीक है। इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, नेवेली जो तमिलनाडु में नीचे बताया आपको, पालन राजस्थान में और लखीमपुर असम, ठीक है। जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में, उनमें पाया जाता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी, इन राज्यों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी, हम 100 मिलियन 150 मिलियन रुपए पहुंचते हैं 50-60 से आगे बढ़ करके,
तो हमें प्राप्त हो जाता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है, यानी कि जो लेयर है कौन सी, लिग्नाइट वाली, उसके नीचे। ठीक है, यानी थोड़ी और गहराई पे मिलेगा, अधिक गहराई पर पाया जाता है और ये हो जाता है काला, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है 60 to 80% कार्बन हो गया, तो इसमें कार्बन की मात्रा की वजह से इसका रंग काला हो जाता है, इसको काला कोयला कहते हैं। 60 to 80% इसमें कार्बन की परसेंटेज हो गई, और इसका उपयोग किसमें हो रहा है, इसका धातु शोधन में उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसका जो और उपयोग जो है कोकिंग कोल बनाने में भी होता है, जो जलाने वाला जो कोयला होता है उसको पहले बनाया जाता है इससे ही। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो कोयला आता है जलाने वाला, वो डायरेक्ट जो निकल के आ रहा है वो वाला कोयला नहीं है। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कोकिंग कोल में। ठीक है, जब जाके वो मिलता है हमें, इसमें गैस कोयला बनाया जाता है और वाष्प स्टीम कोयला भी बनाया जाता है। ठीक है, कोयले निक्षेप जो है वो 80% है, जो हमारे भारत में इसके जो भंडार उपलब्ध हैं, जो भी हमारे निक्षेप हैं, उसमें 80% जो 80% जो हिस्सा है वो किसका है, वो है बिटुमिनस कोयले का। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। यानी कि जो हमारी मुख्य कोयला की पेटी है इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार वाला जो क्षेत्र है, उस पेटी में हमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एंथ्रासाइट पर। ये सबसे लास्ट टाइप है और सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, इसमें 90% तक कार्बन की परसेंटेज होती है, और ये कहां पर मिलता है, गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप में मिलता है। गोंडवाना टर्सरी निक्षेप किसको कहते हैं, जो निक्षेप 250 से 300 मिलियन वर्ष पुराने जो निक्षेप हैं उनमें ये कोयला पाया जाता है, और सर्वाधिक गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, अब सर्वाधिक गहराई पर पाया जा रहा है, इतने गहराई तक हम खनन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कोयला पर हमें बहुत कम परसेंटेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए महंगाई भी उसकी ज्यादा होगी। जो चीज हमारे पास में अवेलेबल कम है उसकी महंगाई ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अगर कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा भंडार पड़े, बहुत ज्यादा पड़ा है, तो उसकी कीमत अपने आप ही कम होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सर्वाधिक कठोर कोयला होता है क्योंकि सबसे नीचे पाया जा रहा है, बहुत पुराना अवसाद जमा हुए है। ठीक है, और नमी तो इसमें बिल्कुल होती नहीं, नगण्य मात्रा इसमें होती है। जब जमीन में से निकल रहा है तो थोड़ी सी नमी तो मान सकते हैं, लेकिन नगण्य ही मान के चलते हैं। ठीक है, कोयले की सबसे महंगी किस्म है क्योंकि सबसे कम इसका परसेंटेज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब भारत में जो कोयले के क्षेत्र हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, गोंडवाना निक्षेप और टर्सरी निक्षेप। ठीक है, इन दो में बांट लेते हैं। कैसे, ये टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि गोंडवाना काल में हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, उस टाइप के जो भी वो है निक्षेप है वो 250 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व के माने जाते हैं, गोंडवाना निक्षेप हैं। और जो टर्सरी है उसमें 50 से 250 मिलियन तक के माने जाते हैं। यानी दो टाइप हो गए कोयले क्षेत्र के। ठीक है, इस टाइम पे जो जमा हुआ और इस टाइम पे जमा हुआ। ठीक है, तो गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है उसमें उच्च श्रेणी का कोयला मिलता है क्योंकि सबसे पुराना क्षेत्र है। ठीक है, और सल्फर की मात्रा उसमें न्यून होती है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है और सल्फर शून्य होता है। जैसे कार्बन परसेंटेज कम होगा सल्फर थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, इसको जलाने से धुआं ज्यादा निकलेगा। गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, यानी सबसे नीचे वाली जो लेयर्स है कोयले की वो पाई जाती हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम के अंतर्गत कौन सी घाटी आती है, वो आती है दामोदर नदी घाटी। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में। झरिया स्थान है कहाँ पर, झारखंड। वो सबसे बड़ा क्षेत्र है इस कोयले का, सबसे बड़ी जो पेटी है इस कोयले की वो ये दामोदर घाटी। इसके अलावा नीचे जब हम उड़ीसा वाले क्षेत्र में चलते हैं तो महानदी है, उसके नीचे गोदावरी है, नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, उसके कुछ क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि महानदी और गोदावरी इस जगह पर है और इस जगह से सोन है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और फिर इसमें गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। झरिया कहां पर है, ये है झारखंड में, और झारखंड में जिला है धनबाद। धनबाद को आप याद रख सकते हैं कैसे, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी आपने। उसमें जो सरदार खान है वो कहां पर राज करता है, धनबाद पे। ठीक है, तो धनबाद कहां पर है, झारखंड में। और उसमें एक अन्य क्षेत्र आता है गिरिडीह, उसमें भी कोयले की भंडार है। ठीक है, धनबाद क्षेत्र में, झारखंड के में। ठीक है, इसके और जो हैं वो झरिया में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, यानी कि जो पठारी क्षेत्र है, जहाँ छोटे नागपुर पठार के जो लगता हुआ क्षेत्र है उसमें सब में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में है, उड़ीसा के तलचर में है। तलचर कौन सा है, महानदी घाटी में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो चांदा पड़ता है, यानी कि जो कि दक्कन के पठार के लास्ट वाला जो क्षेत्र है जो कि तेलंगाना से लगा हुआ है उसमें पाया जाता है क्योंकि वहां पर कृष्णा और कावेरी नदी के क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है,
आंध्र प्रदेश में है पांडुर, तेलंगाना में सिंगरेनी। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टर्सरी कोयला क्षेत्र की। ये कौन सा है, जो 15 से 60 मिलियन और 200 मिलियन तक के काल को भी इसमें शामिल करते हैं हम, ठीक है। और तृतीयक युग के जो अधुनिकतम काल के शैल हैं उनमें पाया जाता है, यानी कि जो नए जो शैल हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। भूरा कोयला होता है क्योंकि थोड़ी ऊपर वाली लेयर है, इसमें कार्बन परसेंटेज कम है, सल्फर की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इसका उत्पादन मात्र 2% है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किसी का होता है, बिटुमिनस का होता है, ठीक है। और सबसे कम उत्पादन ऊपर वाली लेयर्स का हो रहा है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसमें इसके ज्यादातर भंडार हैं। अपन गोंडवाना कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे गेटी हो गया, झरिया, धनबाद, बोकारो, चंद्रपुर, होतार, करणपुरा, डाल्टनगंज, राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर ये वाला ब्राह्मणी, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इधर हम बात करें सिंगरौली छत्तीसगढ़ में, पंचघाटी, कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिमगिरी छत्तीसगढ़ में, ये तलचर क्षेत्र आ गया महानदी में उड़ीसा में, ठीक है। राउरकेला, कालाहांडी है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में कोटापल्ली। तो ये कुछ क्षेत्र हैं कोयले के जो कि गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आता है कोयला, वो पहले स्थान पर आता है उड़ीसा, ठीक है। दूसरे पर आता है छत्तीसगढ़, यानी दोनों का जो परसेंटेज है प्रोडक्शन का वो थोड़ा बराबर सा ही है, ठीक है। और फिर झारखंड का है 18.26% और मध्य प्रदेश का है 16.6%, तेलंगाना का हिस्सा है 9%, महाराष्ट्र का 5 है, पश्चिम बंगाल का 4, उत्तर प्रदेश का 3 और मेघालय का 1%, यानी इनका नीचे इतना कोई खास ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन ऊपर जो मेन है हमारे 3-4 स्टेट आते हैं, कौन कौन से ये आते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ओके। उत्पादक स्थान मैंने अभी आपको बताए थे गोंडवाना वाले, झरिया है, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, उड़ीसा में तलचर है सबसे बड़ा क्षेत्र। उसके बाद संबलपुर में जो कि महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, संबलपुर, ठीक है। इब नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिंगरौली स्थान पड़ते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरा, सुहागपुर, सोनहट, सुंदरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर, ये कुछ स्थान है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी इन चीजों की होनी चाहिए क्योंकि आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके चलें, ठीक है। फिर तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरेनी है, और महाराष्ट्र में कौन सा है, बरदा घाटी और कम्बटी बांध है, ठीक है। इसमें कोयले के उद्योग में सबसे जो समस्याएं आती है वो क्या है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो असमान वितरण है कोयले का, क्योंकि सारे क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। यानी कि सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो इसमें छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र आ गया, कृष्णा कावेरी गोदावरी वाला जो बेल्ट है इसमें कोयला पाया जा रहा है, लेकिन और बाकी देश में इसके इतने भंडार नहीं है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है और प्रोडक्शन का चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। एक ही क्षेत्र में इसका उत्पादन हो रहा है, दूसरे क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा तो वहां तक जाने में इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो कोयले का भंडार असीमित है और निम्न स्तर की गुणवत्ता है, परिवहन की अपर व्यवस्था है और खनन की जो तकनीक है वो पुरानी अभी तक चल रही है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम की हम बात करते हैं तो पेट्रोलियम हमारा कहाँ पर पाया जाता है कि जैसे हमारे कोयला क्षेत्र वो किससे बने थे, वो बने थे जीवाश्म से, तो उसी प्रकार हमारा पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधनों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमारे जीवाश्म जमे हुए हैं पृथ्वी के गर्भ में उनसे ही हमारा पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, वनस्पति होती है और वो जीवाश्म उनके दबने से और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इन दो चीजों की वजह से ही जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला है, इन चीजों से ही हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। प्राप्ति कैसे होती है, हमें गाढ़े और काले और गाढ़े द्रव के रूप में होती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है उसमें पाया जाता है। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे मिलता है ये, कि जैसे ये हमारे ओशियन है, ठीक है। एक टाइम हम पहले की बात करेंगे 300 से 400 मिलियन पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ पे जैसे ओशियन था इतनी जिसकी ये बता रहे हैं, ठीक है, पहले इतना हमारा जैसे ओशियन था, ठीक है। उसके नीचे कुछ ये सेडिमेंट्स जमे हुए थे, ठीक है, रॉक्स मटेरियल कुछ जमा हुआ था, उसके नीचे के कुछ ये थे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े नए युग में आते हैं तो क्या है, जैसे समुद्र के नीचे और ज्यादा जमा होते चले गए, ठीक है। इसमें ये वाली फॉर्म आ गई, कुछ सेडिमेंट रॉक्स आ गए, फिर ये एम्पिरियल रॉक्स आ गए, ठीक है, फिर पोरस सेडिमेंट आ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इतने जमाव ज्यादा बढ़ गए समुद्र में। लेकिन आज की हम परिस्थिति की बात करें तो जिन क्षेत्रों में समुद्र नहीं है, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि इस भारत जिस जगह पर था पहले समुद्र था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे समुद्र नहीं है तो आज की हम जो परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं
तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे सबसे नीचे पोरस सेडिमेंट आ गए, उसके ऊपर की तरफ हमें क्या मिल रहा है, उसके ऊपर की तरफ एक लिक्विड फॉर्म जनरेट हो गई है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं उनके अंदर से जो कि तरल है, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से इन जो कि रॉक्स हैं उनके बीच में से जो द्रव निकल करके नीचे दो जो लेयर्स हैं उसके बीच में फॉर्मेट हो गया, यानी फॉर्मेशन उसकी हो गई है। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में लिक्विड भर गया है। ठीक है, तो ये वाला जो लिक्विड है इसी को हम कहते हैं ऑयल। ये हमें क्रूड ऑयल के रूप में हम इसको निकालते हैं। और क्रूड ऑयल से नीचे उससे पहले थोड़ा सा वैक्यूम बना, ठीक है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल था वो तो निकल गया, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि नीचे लिक्विड है, पहले तो सॉलिड था, फिर बीच में जब लिक्विड आ गया तो थोड़ा सा वैक्यूम बना, एक गुब्बारा बना अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, हमारे हो गई गैसें। ठीक है, जो नेचुरल गैसें पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती है पेट्रोलियम से ऊपर। ठीक है, तो हमें गैसें कहाँ पर मिली, ऑयल से ऊपर, और इसको हम कैसे निकालते हैं, इन संयंत्रों के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। बहुत ज्यादा गहराई में ये चीजें हमें पाई जाती हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्स है हमारे रॉक्स हैं उनके भी काफी नीचे ये हमें चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये जो प्रोसेस है ये वाली। ठीक है, आज की तारीख में कहाँ पर मिल रहा है हमें, इस प्रकार से जो ट्रैप्ड जो गैस हैं वो उनके नीचे जो ओके। तो भारत में जो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, फिर गुजरात का जो क्षेत्र है अपतटीय क्षेत्र उसमें ज्यादा पाया जाता है, बॉम्बे और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो समृद्ध है इन चीजों से, क्योंकि गोदावरी नदी भारत की बहुत पुरानी नदी है और पठारी प्रदेश में बहती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीप भाग है उसमें बहती है, और प्रायद्वीप भाग है सबसे पुराना। ठीक है, तो उसके जमाव भी बहुत पुराने हैं, तो उस क्षेत्र में खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे पाया जा रहा है, पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है हमारा फिलहाल असम डिगबोई में, मुंबई के बॉम्बे हाई क्षेत्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रों की हम बात करें, एक तो हो गया फिक्स स्थान, फिक्स प्लेसेस हो गए, डिगबोई हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र हो गया। लेकिन डिगबोई कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है असम में। असम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत पुरानी नदी है, तो उसकी घाटी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और फिर कृष्णा गोदावरी के घाटी क्षेत्र में पाया जा रहा है, और फिर जो अपतटीय क्षेत्र समुद्र का लगता हुआ उस क्षेत्र में पाया जा रहा है। ठीक है, तो 1956 में तेल जो एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC जो आपने नाम सुना हो, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी 1956 में स्थापना हुई। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 1901 में यहाँ पर अंग्रेजों के समय में ही जो डिगबोई है, डिगबोई कहाँ पर है, ये है असम में। असम में रिफाइनरी की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि वहां पर तेल संयंत्र की स्थापना 1901 में हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1953 तक हमारे पास में कोई दूसरा क्षेत्र नहीं था, लेकिन उसके बाद में फिर हमने नए क्षेत्रों की खोज की। ठीक है, और 1959 में क्या हुआ, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, और 1976 में जो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है उसकी खोज कर ली गई। ठीक है, तो पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र में अभी आपको बताया ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी अपतटीय में कौन से आ रहे हैं, कृष्णा कावेरी गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये है 1300 किलोमीटर लंबी घाटी। कहाँ से स्टार्ट होती है, दिहांग गोर्ज, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी पहले भारत में प्रवेश करती है गोर्ज बनाती हुई, उससे लेकर सुरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर लंबी असम की जो घाटी है ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, उसमें तेल उत्पादक पड़ते हैं डिब्रूगढ़ जिला और शिवसागर जिला। ठीक है, डिब्रूगढ़ में है डिगबोई, डिब्रूगढ़ और शिवसागर। डिब्रूगढ़ में क्या है, डिगबोई है, बप्पायोंग है, हस्साबोंग और पेंटोला, ये 4 स्थान है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसका जो भी ऑयल, क्रूड ऑयल निकलता है वो डिगबोई की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी में क्या होता है, रिफाइन होता है, परिष्कृत होता है। ठीक है, ये डिगबोई की रिफाइनरी है। ठीक है, ज्यादातर रिफाइनरीज के सीन से आपको ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पर जो कि परिष्कृत होता है क्रूड ऑयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात तट की। गुजरात तट पे भी बहुत अधिक मात्रा में तेल उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में अंकलेश्वर स्थान पड़ता है और एक खंबात है, इन दोनों स्थानों पर ऑयल के क्षेत्र हैं। ठीक है, जो अंकलेश्वर में जो क्षेत्र है, जो 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है पूरा कंप्लीट, उस क्षेत्र में पाया जाता है क्या, तेल क्षेत्र है वो पूरा, वहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, और कब उत्पादन स्टार्टिंग वहाँ पे हुई, 1961 में उसकी स्टार्टिंग हुई। जबकि खोज कब कर ली गई, 1953 में यहाँ पर खोज कर ली गई किसकी, क्रूड ऑयल की। ठीक है, लेकिन जो 1961 में इसका जो नियमित उत्पादन है वो स्टार्ट हो गया, 30 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कुएं बनाए होते हैं, कुओं से ऑयल निकाला जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये लिक्विड के फॉर्म में झीलें बनाई देती, झील सी बन जाती हैं, ठीक है। और उससे क्या करते हैं, इनको पाइपों के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचा जाता है और वहां पर रिफाइन करके देश के अन्य क्षेत्रों में पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गुजरात से लगता है वो भारत राजस्थान का एक अन्य भाग है मरुस्थल वाला, ठीक है, उसमें बाड़मेर स्थान पड़ता है, बाड़मेर और सांचौर। बाड़मेर में ही सांचौर स्थान है, सांचौर बेसिन क्षेत्र, तो वहां पर भी ऑयल के क्षेत्र पाए गए, ठीक है। और उनके नाम रखे गए मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या, ठीक है। कहाँ पर है, बाड़मेर सांचौर में, बाड़मेर सांचौर राजस्थान में, ठीक है। और 23 टोटल वहां पर तेल उत्पादक हुए हैं, जिनसे कि प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफाइनरी है राजस्थान सरकार और भारत सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, संयुक्त उपक्रम लगाया जा रहा है, जिससे कि जो यहाँ का तेल निकल रहा है वो किसी और रिफाइनरी तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन है वो बच जाए, ठीक है, और एक ही प्रोडक्शन हो सके। और इसके प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो कि बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, उसमें उद्योग की संभावना बढ़ेगी। कैसे कि इसके साथ में जैसे पेंट बनाया जाता है, वैसलीन बनाई जाती है, ठीक है, और काफी सारी चीजें हैं जो इसमें पदार्थ हैं, ग्रीस है वो बनाया जाता है, यानी बहुत सारे पदार्थ, सैकड़ों की संख्या में ऐसे पदार्थ हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। केरोसिन जो हम घरों में मिट्टी का तेल जलाते हैं, डीजल है, एलपीजी भी प्राप्त होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस निकल जाती है उनसे एलपीजी भी बनता है, सीएनजी निकल रहा है। ये बहुत सारे जो संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में पैदा हो जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र कौन से हैं, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला क्षेत्र आता है पश्चिमी अपतटीय में, ठीक है। इसमें बॉम्बे हाई, बसीन और अलियावेट, ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, 3 क्षेत्र हैं। बॉम्बे हाई कहाँ पर है, ये 176 किलोमीटर दूर पड़ता है बॉम्बे से, ठीक है। बॉम्बे यानी पुराना नाम मुंबई का, ठीक है, 176 किलोमीटर दूर पड़ता है बॉम्बे हाई। उसके पास में बसीन तेल क्षेत्र है, और जो गल्फ ऑफ कैम्बे है यानी खंबात की खाड़ी, उसमें भावनगर जिला पड़ता है। और भावनगर जिले में अलियावेट नाम से एक जगह है, वहां पर भी एक तेल क्षेत्र पाया गया है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र है, कहाँ पर है, ये है अपना मुंबई के पास में। और जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल का भारत में, उसका 45% तेल क्षेत्र कर रहा है, यानी सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा, बॉम्बे हाई वाला। अलियावेट कहाँ पर है, भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे में पाया जाता है। और ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। पूर्वी तट के जो तेल क्षेत्र हैं, पूर्वी तट के जो तेल क्षेत्र है वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी की डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ पर कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, वो भी इसमें रावा क्षेत्र पड़ता है। अमलापुर है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कावेरी बेसिन में नरीमानम है, और कोयरा का पल्ली है कहाँ पर, इसमें कावेरी बेसिन में, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। अब हम बात करें सबसे बड़ी रिफाइनरी की, तो भावनगर, जामनगर जिले में, गुजरात में जामनगर स्थान है, वहां पर रिलायंस ग्रुप की, क्योंकि रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, उसका सबसे बड़ा उपक्रम है रिफाइनरी है, कौन सी, रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में। कब बनी, 1999 में बनी। किसकी है, रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस ग्रुप की है, ठीक है। इसके जो कौन है, धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना करी थी रिलायंस ग्रुप की। और आज कौन चला रहा है इसको, मुकेश अंबानी, भारत के सबसे धनी व्यक्ति, ठीक है। एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है। इसमें 27 मिलियन टन प्रतिदिन उत्पादन होता है, ठीक है। हम कुछ और जो क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है वो हर साल अपने डाटा निकालती है कि कहाँ पर हमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी न्यू रिफाइनरी है उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें एक तो जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, IOCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, और रिलायंस है, PRL है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे टेग्मो में IOCL है, ट्रोम्बे में HPCL है, ट्रोम्बे में दूसरा है BPCL का। तो ये स्थापना वर्ष लिखे गए हैं इनके। विशाखापट्टनम में 1957 में बना HPCL का, ठीक है। कोयली में गुजरात में 1965 में बना, कोच्चि केरला में 1966 में, हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 1975 में। ये गंगा के पास वाला क्षेत्र है हल्दिया, क्योंकि बनारस से हल्दिया तक जलमार्ग बनाया गया है, ठीक है। चेन्नई है, तमिलनाडु में है, ठीक है, वहां पर भी संयंत्र लगाया गया है। नागपट्टनम में CPSL का है, तमिलनाडु 1993 में बनाया गया।
मथुरा में IUCL का उत्तर प्रदेश में है ये 1982 में, मैंगलोर 1998 में लगाया गया, ठीक है। पानीपत करनाल में IUCL का प्लांट 1998 में लगाया गया, ठीक है। नुमालीगढ़ में NRL जो प्राइवेट कंपनी है असम में 1999 में लगाया गया, ठीक है। जामनगर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड गुजरात 1999 में, ठीक है। तो बठिंडा में HPCL का है पंजाब में लगाया गया 2008 में। बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है, बीना बबीना मध्य प्रदेश में 2009 में लगाया गया। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है, 2010 में लगाया गया। तो ये कुछ हमारी जो कि 23 जो रिफाइनरीज हैं संचालित हैं आज की तारीख में, वो मैंने आपको बताई, ठीक है। आप इसको डाटा को थोड़ा सा एक बार देखें, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं PDF है, आप उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो नोट्स हैं, यानी कि जो आपके क्लास नोट्स के साथ में मैं तो वीडियो नोट्स हो गया आपके, ठीक है। तो ये जो क्लास नोट्स हैं ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे PDF के थ्रू, आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जा करके, ओके। नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक गैसों की, तो मैंने आपको बताया जो हमें क्रूड ऑयल प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर एक वैक्यूम बन जाता है 2 लेयर्स के बीच में, सेडिमेंट्स के बीच में, तो वहाँ पर प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। इनका उपयोग किसमें होता है, जो ताप शक्ति जो संयंत्र हैं उनमें भी होता है इनका उपयोग, घरेलू ईंधन में होता है, और फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में भी इनका उपयोग होता है, ठीक है। उस वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा गया है इसको, क्यों कहा गया है, क्योंकि जो प्राकृतिक गैसें हमारे जो निकल रही हैं, प्राकृतिक गैसें जो हमारे निकल रही हैं, इनसे CO2 का उत्सर्जन होता है कम, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, और उनमें उत्सर्जन किसका होता है, CO2 का, क्योंकि इसमें पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, और इनमें कार्बन की मात्रा काफ़ी मात्रा में निकलती है क्योंकि जलते हैं, ठीक है। लेकिन अब प्राकृतिक गैस को एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है, तो इसको शताब्दी का ईंधन कहा गया है, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक इफेक्ट इस टाइम जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि जो हमारी जो एनवायरनमेंट है इसमें CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से थोड़ी गर्माई बढ़ गई है पूरी पृथ्वी पर। इससे क्या हो रहा है, इससे जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, जैसे मौसम का असंतुलन हो रहा है, कभी सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही हैं, कभी बारिश कम हो रही है, कभी ज़्यादा, ये इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। प्लस ग्लेशियर से हमारे वो पिघल रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र के जलस्तर की वजह से कई कॉलोनीज हैं जो कि बड़ी कॉलोनीज जो कि जल की जद में आ रही है, ठीक है, वहाँ से विस्थापित होंगी, यानी कि इससे जो मानव जीवन है उसको बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। क्योंकि मौसम असंतुलन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसके लिए जिम्मेदार है CO2, और CO2 के उपयोग उत्सर्जन को हमें कम करना है किसी न किसी तरकीब हमें निकाल करके, ठीक है। तो जो हमारी प्राकृतिक गैस हैं, जो CO2 का उत्सर्जन कम होगा, और उत्सर्जन कम होने से जो इसको कहा गया है शताब्दी का ईंधन, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो किसके होने वाली है, प्राकृतिक गैसेस की होने वाली है। इसके क्षेत्र है बॉम्बे हाई और बसीन तेल क्षेत्र। बसीन कहाँ पर है, बॉम्बे हाई के पास में। गुजरात में जगती और भोंगा है, और असम में नेरकटी और मोरान है, ठीक है। इसका जो स्वामित्व वाला संस्थान है, जो कि जितने भी गैस के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर स्वामित्व किसका है, वो है गेल का, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। कब बनाया गया, 1984 में नई दिल्ली में स्थापना की गई इसकी। इसका काम क्या है, जो भी क्षेत्र हैं उनमें से प्राकृतिक गैस को निकालना, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका कमर्शलाइजेशन, ये सारे काम हैं गेल के, ठीक है। क्योंकि ये सार्वजनिक उपक्रम है, इसमें 75% हिस्सा तो गेल गवर्नमेंट का है, और 25% जो स्पेशल शेयर है वो गेल कंपनी का। ये महारत्न कंपनी है, जो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनको माना जाता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ऐसे करके इनको डिवाइड किया जाता है। ये जो हमारा उपक्रम है कौन सा, गेल, ये 75% हो गया इसका गवर्नमेंट का, 25% गेल का इसमें हो गया स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। इसमें क्या जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसका जो की स्थापना की गई वो क्यों की गई, ठीक है। इसके मुख्य उपयोग होता है रासायनिक खादों के उत्पादन में प्राकृतिक गैस का। अब तक जो उत्पादन हो रहा था मोस्टली हो रहा था रासायनिक खादों के उत्पादन में यूज हो रहा था 40%, और बिजली उत्पादन हो रहा था 30%। जो LPG हमारा जो कि द्रवित लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस है, LPG 10% इसका यूज हो रहा था, ठीक है। जो भारत में पहला जो जैव CNG संयंत्र लगाया गया वो कहाँ पर लगाया गया है, वो पुणे महाराष्ट्र में लगाया गया है, और एक प्राइवेट संस्था है प्रमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसने लगाया है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पर, ठीक है। इनका मोटो होने वाला प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किससे बनाया जा रहा है, जो हमारे एग्रीकल्चर के जो भी सेडिमेंट्स हैं, अपशिष्ट हैं, उनसे बनाया जा रहा है। कृषि के अपशिष्टों से CNG बनाई जा रही है। 13 अगस्त 2016 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और जैव CNG, जो कि जैव CNG वो क्या है, बायोगैस का परिष्कृत रूप है, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम। उसका जो कि उद्देश्य क्या है
जो सीस्मोग्राफिक वेव्स होती हैं उनके माध्यम से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की गहराई में ये पता लगाना कि किस जगह पर पेट्रोलियम हमारा पाया जाएगा। ठीक है, जो महानदी का जो क्षेत्र है, महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तेल के, जो महानदी की घाटी है उसमें जल में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावना को पता लगाना है। ठीक है, और किसके स्वामित्व की संस्था है ये प्रोग्राम है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड का। और जो 26 बेसिन है, यानी कि महानदी तो ही गया, महानदी की जो तलहटी है उसके अलावा 26 बेसिन है, 26 बेसिन है यानी नदियों के क्षेत्र हैं, उनमें इसका जो काम है नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम का, उनको काम करना है और इसका पता लगाना है कि किन क्षेत्रों में इसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है साथियों, ये थोड़ा लंबा हो रहा था लेक्चर, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। और इस जो वीडियो की PDF है, ठीक है, इसकी हम कंप्लीट PDF आपको देंगे, और जितना भी हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन हो चुका है उसकी जो कंप्लीट PDF बन चुकी है, जैसे ज्योग्राफी का कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा तो जो कंप्लीट अगर PDF चाहते हो आप तो तब ले सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।